Hello friends, in this video I'll discuss all the formulas and important points of the topic gravitation. तो केपलर लॉ से शुरू करते हैं। केपलर के 3 लॉज थे। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। तो सब प्लैनेट्स जो हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में सन के अबाउट मूव करते हैं, जहां सन कहां होता है, एट वन ऑफ द फोकाई। दूसरा जो लॉ है, इट इज द लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है। ये सन जो है इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं और यहाँ पर प्लैनेट मान लो किसी भी टाइम पर है। तो लाइन ज्वाइनिंग द सन विद द प्लैनेट क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट। थोड़ी देर में ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो पोजीशन वेक्टर है ये मूव कर रहा है, इट इज रोटेटिंग विद द सन एट इट्स सेंटर। तो अगर ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ये पूरे एरिया के ऊपर से वो मूव करता है, तो ये जो एरिया स्वीप हुआ है इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो अगर दो अलग अलग इंस्टेंसेस पे देख लेते हैं। यहाँ पे प्लैनेट ए से बी गया था और सिमिलरली यहाँ प्लैनेट सी से फर्दर डी पे मूव करता है। तो ये जो एरिया है दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट। तो अगर ए से बी और फिर सी से डी जाने में सेम टाइम लग रहा है तो ये जो दोनों एरियाज हैं इनकी वैल्यू भी सेम होगी। इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से इस चीज को प्रूव किया जा सकता है। आप प्रूफ रिवाइज कर लें। इसके अलावा थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ पीरियड्स। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय द प्लैनेट। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स जो है उसकी जगह हम रेडियस ऑफ ऑर्बिट ले सकते हैं। तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज कांस्टेंट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट मूविंग अराउंड द सन उसका स्क्वायर लेना है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट का क्यूब। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये सब प्लैनेट्स के लिए सेम आएगी। फॉर एग्जांपल टी स्क्वायर बाय आर क्यूब ऑफ अर्थ विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर बाय आर क्यूब ऑफ मार्स विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर बाय आर क्यूब ऑफ जुपिटर। आप ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सेंट्रल बॉडी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 3 जो मैंने केसेस लिए तीनों में सेंट्रल बॉडी सन थी। आगे मूव ऑन करते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं m1 और m2 तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस r है तो ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर लगने वाली फोर्स को हम देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। तो ये जो फोर्स होती है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। m2 के ऊपर फोर्स लगेगी m1 की तरफ और m1 के ऊपर फोर्स लगेगी m2 की तरफ एंड इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पार्टिकल्स। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी कम होगी। इसको वेक्टर नोटेशन में लिखने के लिए हम एक डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं r21 कैप। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाल रहे हैं तो हम पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे F21 हो जाएगा माइनस जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r21 कैप। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आप देख रहे हैं r21 वेक्टर तो 2 की तरफ डायरेक्टेड है जबकि फोर्स 1 की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। r21 कैप को मैं r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। तो r21 कैप को मैंने यहां पर लिख दिया r21 वेक्टर अपॉन r। ठीक है, ये r स्क्वायर के साथ कंबाइन करके यहाँ पे r क्यूब बन जाता है। तो ये जो तीनों फार्मूलाज हैं ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखने के 3 अलग अलग तरीके हैं। आगे मूव करते हैं, शेल्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर एक हॉलो स्फेरिकल शेल है और एक पॉइंट मास है जो उस शेल के जस्ट आउटसाइड है तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऐसे लगेगी मान लो सारा का सारा शेल का मास इज कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। यहाँ पे मैं आप डायग्राम दिखाता हूँ। एक शेल है ऑफ मास m1 और एक मास m2 उसके बाहर है। तो दोनों आपके शेल के सेंटर से मास 2 का जो डिस्टेंस है वो है d। तो मास 2 के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर और m1 के ऊपर ऑफकोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स m2 लगाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट कैसा दिख रहा है। मान लो कि m1 जो शेल थी उसकी जगह m1 का एक पॉइंट मास यहाँ पे सिचुएटेड होता तो भी दोनों के बीच में सेम फोर्स लगती। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया है कि शेल m1 ऐसे बिहेव करेगी कि ऑल इट्स मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। दूसरा केस लेते हैं। अगर दूसरा पॉइंट मास शेल के अंदर है, ठीक है, m3 सिचुएटेड इनसाइड द शेल, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स जो लगती है दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई पॉइंट मास शेल के अंदर प्लेस्ड है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो बाहर वाले केस में जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर फॉर्मूला आएगा। अंदर वाले केस में सारे पॉइंट जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो नाउ लेट अस मूव ऑन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं। सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। एम ई मास ऑफ द अर्थ है एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ।
तो ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट है, वैल्यूज पुट करेंगे, जी की वैल्यू होती है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अगर अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर हम चले जाते हैं, हाइट h अबव द सरफेस, तो नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो g के थोड़ा सा कम हो जाती है, सरफेस के कंपैरिजन में एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। फॉर्मूला होता है g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 प्लस h बाई आर ई टू द पावर -2। ठीक है, अगर h की वैल्यू आर ई से काफी कम है तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके इसको अप्रोक्सीमेट फार्मूला निकाल सकते हैं। ये जो -2 की पावर है ये इस छोटी टर्म के आगे आ जाएगी, तो g डैश हो जाएगा g इंटू 1 माइनस 2h बाय आर ई। तो ये आप नोट करेंगे एग्जैक्ट फार्मूला है, और अगर हाइट की वैल्यू काफी कम है तो इस अप्रोक्सीमेट फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। अगर हम सरफेस से डेप्थ d बिलो चले जाएं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस के कंपैरिजन में कम हो जाती है, और उसका एग्जैक्ट फार्मूला आएगा g डबल डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d बाय आर ई। तो आप देख रहे हैं सरफेस के ऊपर भी g की वैल्यू कम हो जाती है और सरफेस के नीचे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है सरफेस के ऊपर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर दो पॉइंट मासेस m1 और m2 हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो द टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम विल बी माइनस gm1 m2 अपॉन r। ठीक है, अगर आपके पास एक सिस्टम है जहां पर मोर देन 2 पॉइंट मासेस हैं तो हम सब पेयर्स की एनर्जी को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, 3 मासेस हैं m1 m2 और m3, उनके बीच के डिस्टेंसेस मैंने लिखे हैं r12 1 और 2 का डिस्टेंस है, r13 1 और 3 का डिस्टेंस है, एंड r23 इज द डिस्टेंस बिटवीन मास 2 एंड मास 3। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, मैं ये जो फॉर्मूला है सब पेयर्स पे लगाऊंगा, माइनस gm1 m2 अपॉन r12 1 और 2 के लिए, माइनस gm1 m3 अपॉन r3 1 और 3 के लिए, और माइनस gm2 m3 अपॉन r23 2 और 3 के लिए। पोटेंशियल एनर्जी अगेन इट इज अ स्केलर, तो हम यहां सीधा इन नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। आगे एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है और हम चाहते हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप करके इंफिनिटी तक पहुंच जाए, तो उसके लिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड जो उसको सरफेस पे हमें देनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू प्लस gmem अपॉन आर ई। ठीक है, यहां से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ mv² लिख सकते हैं, और फिर मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप की वैल्यू हो जाएगी √2gme अपॉन आर। ठीक है, इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, आर ई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे आर ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो gme अपॉन आर ई स्क्वायर जो है वो स्मॉल g बन जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस। तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा √2gr। अगर किसी और प्लेनेट की बात की जा रही है तो यहाँ me मतलब मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ दैट प्लेनेट यूज करेंगे, और आर ई की जगह रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट का मोशन देख लेते हैं। जब सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करती है तो उसके पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा gmem अपॉन 2r। यहाँ पे क्या लेंगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे सेंट्रल बॉडी है और उसके अबाउट एक सैटेलाइट मूव कर रही है, जैसे अर्थ के अबाउट सैटेलाइट्स मूव करती हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ लेंगे, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, तो इस फॉर्मूला में हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट लेना है। ठीक है, जो भी फॉर्मूलाज हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के लगाएंगे, यहाँ पे ये है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि अर्थ से सेंटर से सैटेलाइट का डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ अर्थ की फॉर्म में लिखना है तो आर ई प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस आर ई है और उसके ऊपर बचा हुआ डिस्टेंस है एच। तो फॉर्मूला में यहां से यहां टोटल डिस्टेंस लेंगे आर ई प्लस एच। यहाँ पे बहुत सी बार गलती हो जाती है, इस फॉर्मूले में हम डायरेक्टली अगर एच को पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा। आगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ऑफकोर्स माइनस gmem अपॉन आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट यूज करेंगे, और अगर आप हाइट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। टोटल एनर्जी हो जाएगी दोनों का सम, विच इज इक्वल टू -2gmem अपॉन 2r ऑर्बिट। ठीक है, अगर आप हाइट यूज करना चाहते हैं तो r ऑर्बिट की जगह आर ई प्लस एच लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, दिस वाज द मेन डिस्कशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नजर डालेंगे। आप केपलर के सेकंड और थर्ड लॉ का प्रूफ जरूर कर लीजिएगा, उसके ऊपर जेई में काफी क्वेश्चंस आते हैं, उस प्रूफ को यूज करके उसको ट्विस्ट करके। जी की वैल्यू सरफेस पे, हाइट पे और डेप्थ पे हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उसकी डेरिवेशन आप प्रैक्टिस करेंगे। मल्टीपल पार्टिकल्स मूविंग इन अ सर्कल यूनिफॉर्मली ड्यू टू ईच अदर्स अट्रैक्शन, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स काफी कॉमनली आते हैं। इसके अलावा एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर के चारों एंड्स पे अगर 4 पार्टिकल्स हैं तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी। इसके अलावा एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड डेरिवेशन और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर एक सैटेलाइट आपको दी हुई है तो उसका ऑर्बिट चेंज कराने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आप निकाल लें। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन।